स्कोलियोसिस मतलब कुबड़। ये आमतौर पे हम कहते हैं 5 तरह का होता है। सबसे कॉमन जो इसको बोलते हैं इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। इडियोपैथिक का मतलब होता है इसका कारण नहीं पता। लेकिन अभी इस पे रिसर्च हो चुकी है, हमें पता है इसका कारण जेनेटिक होता है। दूसरा होता है कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस, मतलब बाय बर्थ बच्चों की जो मणके हैं वो एब्नॉर्मली फॉर्म्ड होते हैं, जिससे स्कोलियोसिस बढ़ता रहता है। तीसरा होता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, जिसमें मसल एनोमली की वजह से स्कोलियोसिस हो सकता है। चौथा टाइप होता है सिंड्रोम, सिंड्रोमिक स्कोलियोसिस। जैसे कुछ बच्चों में सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे चारकोट मैरी टूथ डिजीज है, डाउन सिंड्रोम है, स्पाइनल, तो इन सिंड्रोम्स में भी स्कोलियोसिस होता है, जैसे न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस है। और पांचवा टाइप होता है डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस। ये आमतौर पे ओल्ड एज में देखा जाता है, जिसमें डिस्क जो होती है उम्र के साथ जैसे डिस्क खराब होती है, अगर वो एसिमेट्रिकल खराब हो जाए, मतलब एक तरफ डिस्क ज्यादा खराब हो जाए, एक तरफ कम खराब हो, तो वो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लग जाती है, जिसको डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस कहा जाता है। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं, जो अर्ली स्टेज में वो पता चलता है कि कंधे अनइवन हो जाते हैं, कि आप देखेंगे कि बच्चे का एक शोल्डर ऊपर है, एक शोल्डर नीचे है, या पीछे की ओर थोड़ा सा कुबड़ या रिब हम्प निकल आता है, या वेस्ट जो है एसिमेट्रिकल हो जाती है, एक तरफ झुकाव आने लग जाता है, या एक तरफ ज्यादा फुलनेस रहती है, दूसरी तरफ डिप्रेशन रहता है, या हिप्स अनइवन हो जाते हैं, पेल्विस जो है अनइवन हो जाता है। देखो स्कोलियोसिस ठीक का मतलब ये होता है, स्कोलियोसिस अपने आप में ऐसा कोई बीमारी नहीं है। ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, विच इज ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हमारा मेन पर्पस होता है कि आगे चल के लंग्स को अफेक्ट ना करे, हमारे हार्ट को अफेक्ट ना करे। अगर हम इसका एंगल 50 डिग्री से कम मेंटेन कर पाते हैं बाय द टाइम चाइल्ड 18 से 20 साल का होता है, तो मतलब हम सक्सेसफुल हो गए। और 90% केसेस को हम विद ब्रेस और एक्सरसाइज ये मेंटेन कर पाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं बच्चे, कोई फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। बच्चे सब कुछ ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं, खेल सकते हैं, हर तरह की स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, एक वजह से सक्सेसफुल हो जाती है। आपको बड़ी हैरानी होगी, जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी उनको स्कोलियोसिस था, उनकी सर्जरी हुई हुई थी, किसी को पता भी नहीं था, एंड शी कुड डू एवरीथिंग। देखो इसको रोकने के लिए, जैसे इसको अर्ली डिटेक्शन, इसलिए स्कोलियोसिस अवेयरनेस मनाया जा रहा है। अर्ली डिटेक्शन इज द ओनली वे जिससे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि जितना हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे, इसका इलाज जल्दी शुरू करेंगे, उससे ही इसको बढ़ने से रोका जा सकता या ये डेफिनेटली एक मुश्किल सर्जरी है, तभी हम हर छोटे-छोटे सेटअप पे नहीं कर सकते। इसके लिए एक पूरी की पूरी स्पेशलाइज़्ड टीम चाहिए, चाहे वो एनेस्थीसिया हो, चाहे वो न्यूरो मॉनिटरिंग टीम हो, चाहे सर्जन्स हो या पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो, हर चीज़ में, क्योंकि कभी ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, कभी पैरों की ताकत जा सकती है, तो सर्जरी बड़ी है। स्पेशली जैसे कि सर ने पहले भी बताया कि सर्जरी इसलिए बड़ी है, अगर कर्व बहुत ज़्यादा है, तो आप देखोगे वो इतना कभी-कभी इतना रिजिड कर्व होती है कि बहुत ज़्यादा हड्डी काटनी होती है, तब जाके वो सीधा होता है। इसलिए ये सर्जरी इसलिए स्पेशलाइज़्ड सर्जरी है। हर कोई इस सर्जरी को नहीं कर सकता। तो कभी-कभी कभी-कभी मोस्टली तो हम ये करते हैं कि 1 में ही करें, अगर वो नहीं होता है तो 2 या 3 सेशन में करना पड़ सकता है। उसमें जनरली हम 10 दिन से 3 हफ्ते तक का वेट कर सकते हैं। उनके घरवालों को, उनके पेरेंट्स को और बच्चे को समझाना तो इसलिए इसलिए मुश्किल है, क्योंकि कितनी बार इसमें ज़रूर ये चांसेज़ हैं कि पैर की ताकत चली जाए या ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड निकल जाए या पेशेंट को आईसीयू में 1 या 2 दिन रहना पड़े। तो इसके लिए भी पूरी काउंसलिंग की जाती है, ताकि पेशेंट को और उनके पेरेंट्स को सबको समझाया जाए।